नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। ये बताइए कि ये जो सीएए में बदलाव किया गया है, माइनॉरिटीज जो बांग्लादेश पाकिस्तान से भारत आते हैं उनको लेकर जो बड़ा फैसला किया गया है, उसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, सीए में मतलब जो कानून है उसमें कोई ऐसा सच बदलाव नहीं किया गया है। ये एक नोटिफिकेशन के माध्यम से जो एक व्यावहारिक समस्या आ रही थी कि जब सीए कानून आया था तो उसमें एक डेडलाइन रखी गई थी कि दिसंबर 2014 तक जो लोग आ चुके हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन उसके बाद भी बहुत लोग आए हैं, लगातार आ रहे हैं। कहते एक डेटा है कि हर साल करीब 5,000 लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी अफगानिस्तान वगैरह से कुछ संख्या अगर मिला लें तो करीब 5,000 लोग हिंदू जो हैं, हिंदू और इसके अलावा बौद्ध, सिख और क्रिश्चियन और जैन और पारसी, ये लोग आते हैं भारत में, जिसमें स्वाभाविक है बड़ी संख्या जो है हिंदुओं की ही है। तो वो सारे भारत आते हैं। और लेकिन 2014 के बाद जो आए उनको उनका क्या होगा? भाई वो भी तो आ रहे हैं, उनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है या बांग्लादेश का पासपोर्ट है, या फिर वो ऐसे ही किसी तरीके से बेचारे गिरते पड़ते पहुंचे, भारत में पासपोर्ट भी नहीं है, कोई कागज भी नहीं है, ये भी हो सकता है। तो अभी क्या हो रहा था कि एक कानूनी संकट भी था, एक मानवीय संकट भी था। दिख रहा था कि किस तरीके से लुटे पिटे आए हैं, क्योंकि जिस तरीके का प्रोसिक्यूशन पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो दुनिया से छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन अब वो लोगों को आप कैसे रोकोगे? किस कानून के तहत यहाँ पर आप स्टे दोगे? तो अब एक ये नोटिफिकेशन आया है जिससे ये है कि भाई अब आपके पास अगर कागज नहीं है, आपके पास कुछ वो नहीं है, तो भी आप भारत में रह सकते हो, आपको डिपोर्ट करने का खतरा नहीं है। ये है इसका सबसे बड़ा। तो करने का खतरा तो मंडरा रहा है घुसपैठियों पर, अवैध घुसपैठियों पर और रोहिंग्या पर। लेकिन हिंदुओं के लिए, या क्योंकि ज्यादातर तो इन देशों में प्रताड़ित कौन होता है? हिंदू ही होते हैं, पारसी होते हैं, सिख होते हैं, बौद्ध होते हैं, यही लोग होते हैं ना। तो इनके लिए राहत की खबर है। तो अगर हिंदुओं के लिए या इन जातियों के लोगों के लिए, अगर इन धर्मों के लोगों के लिए राहत की खबर है चंद्र प्रकाश जी, तो फिर वो गैंग तो तिल मिलाएगा ही जो इस वक्त डेरा डालकर बैठा है असम में। जी देखिए, असम में और पूरे देश में भी तिल मिलाने की जो बात कही आपने उस पर पहले रहते हैं कि भाई तिल मिलाने का की बात यह है कि जब 1947 में आपने अलग देश ले लिया, आपने तय किया कि पाकिस्तान में मुसलमान रहेंगे, हिंदुओं को मारकर भगा दिया। आपने फिर 71 में एक बांग्लादेश भी, मतलब ठीक है उसका रूप बदल लिया, पहले पाकिस्तान था फिर उसके बाद वो बांग्लादेश बन गया। उसमें भी आपने जो बचे कुचे थे उन हिंदू, उनको आपने लगभग अब करीब करीब समाप्ति की तरफ है, कुछ साल की बात है। धीरे धीरे कुछ लोग को आप जबरदस्ती तलवार के दम पर आप कन्वर्ट करा लेंगे, बाकी बेचारे अपनी या तो मारे जाएंगे या भागकर भारत आएंगे। तो वहां पर कौन रहेगा ये तो आपने तय किया। अफगानिस्तान का क्या हुआ कि करीब कहते थे कि 1.5-2 लाख लोग अभी हिंदू बचे हुए हैं, अब तो सब खत्म हो गए। हमने सारे देश ने देखा कि किस तरीके से गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पर रख के और लोग वहां से जो सिख थे वो आए। तो वहां कौन रहेगा वो उन्होंने तय कर लिया है। लेकिन भारत में कौन रहेगा वो भी वही तय करना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि नहीं, भारत में जो है वो कोई बाहर से ना आने पाए, मतलब हिंदू ना आने पाए। ये भी भारत का मुसलमान अभी भी अपने हाथ में ये अख्तियार रखना चाहता है। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात बांग्लादेश पे आते हैं। बांग्लादेश की जो और असम की जो के जो बॉर्डर पे इस समय चल रहा है कि आसाम इस समय एक बॉइलिंग पॉट की तरह से बना हुआ है, एक उबल रहा है सब कुछ। क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज तो हमको ये समझना पड़ेगा कि पटना और बिहार जो था वो शोरूम है। वो शोरूम है जिसमें हमने तमाम प्रोडक्ट देखा। असली गोदाम जो है वो असम में है, क्योंकि वहीं से सवार है सब, उसी रास्ते से आ रहे हैं। ठीक है, बिहार और झारखंड का भी कुछ कुछ हिस्सा, कुछ 15 किलोमीटर 14 किलोमीटर का गलियारा पार करके वो आ जाते हैं वहां पर भी। लेकिन वो एक छोटा सा नमूना है कि भाई बॉर्डर स्टेट। वो चीज तो हमने उत्तर प्रदेश में भी देखी हुई है कि उत्तर प्रदेश के भी जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर किस तरीके से डेमोग्राफी बदली गई है पिछले कुछ वर्षों में। लेकिन जो असम है वो गोदाम है जहां पर बड़ी संख्या में सप्लाई आती है, भेजे जाते हैं। और आज से नहीं, पिछले 100-150 साल से, 2000 मतलब ये करीब 100 साल पुराना फिनोमेना है। जबकि 1910 के बाद जब जनगणना शुरू होती है उसके बाद ये आता है कि भाई असम जो है वो एक खास तरह का राज्य था, एक सांस्कृतिक क्षेत्र था। आप वहां की संस्कृति धीरे धीरे बदल गई। वहां पर मुस्लिम, असम का इतिहास आज का नहीं है। जब बात करते हैं कि भाई जिस एक बख्तियार खिलजी ने जिसने नालंदा जलाया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय जब जलाया था और वो जीते जीते वो असम पहुंचता है और असम की महिलाओं ने उसको वहां पर ब्रह्मपुत्र में गिरा कर मारा था।
वो व्यक्ति महिलाओं के हाथ से मारा गया था, और वहां पर उसके इतिहास को ठीक है थोड़ा बहुत इन्होंने बदल दिया कि नहीं 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 वो तो बच के और नदी पार करके तैर करके चला गया था, लेकिन असम ने उस स्तर पर मुसलमानों से युद्ध लड़ा था। असम जो था मतलब वो हमारा भारत का एक क्षेत्र जहां पर जिन मुगलों की का जो काफिला था जो निकला और सब जगह लूट मार मचाते हुए आगे बढ़े, वो वहां पर जाकर इसी तरीके से लचित बरफुकन का इतिहास आता है कि उन्होंने किस तरीके से मुगलों को टक्कर दी और वहां पर कभी भी मुगल वहां पर असम तक नहीं पहुंच पाए, जीत नहीं पाए। तो एक जो गजवा हिंद का अधूरा सपना था, जो करीब 1000 साल का जो भारत का इतिहास है, जो इस बीच में जब से आक्रमण हमारे पर होने शुरू हुए, तो गजवा हिंद का अधूरा सपना जो था सबसे बुरी तरह से जहां फेल हुआ था वो था असम। लेकिन वो किस तरीके से 1900 के बाद जब से अंग्रेजों का राज आया, फिर सेकुलरिज्म आया, गांधी जी द्वारा लाया गया एक अहिंसा और शांति और भाईचारा का विचार आया, तो उसके बाद असम में धीरे धीरे इस तरीके के बदलाव होने लग गए। भारी संख्या में बाहर से ला ला कर लोगों को, मुसलमानों को बसाया जाने लग गया, और वो पॉपुलेशन करते 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 आज ये स्थिति कि जिस समय 1951 में भारत का बंटवारा हुआ था, उस समय असम में मुसलमानों की संख्या 20% से कुछ कम थी। हालांकि आंकड़े अलग अलग मिलते हैं, क्योंकि उसमें दो चीजें हैं कि भाई कुछ तो वहाँ के मूल निवासी मुस्लिम भी है जो कि वहाँ के असमिया मुसलमान है, लेकिन ज्यादा संख्या जो है वो भी कुछ संख्या, और कुछ संख्या जो है बांग्लादेश से आने वाले बंगाली मुसलमान है, और उनकी संख्या इतनी प्रचुर, इतनी ज्यादा है कि वो धीरे धीरे वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ की बोलचाल, वहाँ के कपड़े पहनावे सब कुछ बदलते गए। और 4-5% का ये जो जंप था, जो होते होते जनगणना, भाई 1 दशक में जनगणना हो रही है, कांग्रेस का शासन था, हालांकि कांग्रेस की शुरुआती सरकारें जो थी वहां पर उन्होंने इसको उस तरीके से प्रकाश जी ये सब होता रहा है। लेकिन जब एसआईआर का मौसम चल रहा है इस देश में, बिहार में आप देखो ना कैसे घुसपैठिया बचाओ यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे थे, और उसी दरमियान हमने देखा कि असम में किस तरह से वो पूरा का पूरा गैंग पहुंच गया था, सेकुलर जमात पहुंच गई थी, किस तरह का उन्होंने वहां पर शोर किया, किस तरह से घुसपैठियों की पैरवी की गई सईदा हामिद जैसे लोगों की तरफ से। तो एक तरफ तो एसआईआर का रोना रो रहा है विपक्ष, और दूसरी तरफ अगर सीएए में ये बदलाव हो जाता है जिसके अनाउंसमेंट गृह मंत्रालय ने कर दी है, तो इस टाइमिंग को आप कैसे देखते हैं? क्या इसको बिहार चुनाव के साथ जोड़कर देखा जाए, या असम में जिस तरह का प्लॉट तैयार कर रहा है वो सेकुलर जमात के लोग, उससे जोड़कर देखा जाए? देखिए, चीजें सतह पर अभी आई हैं, लेकिन निश्चित रूप से पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने धीरे धीरे चीजों को एक तरफ बढ़ाया है। जो नागरिक कानून था, नागरिकता कानून, वो भी उसी की तरफ था। और जो असम में जो भी बैठे हुए लोगों की बात पर अगर हम आए, तो देखिए असम के लिए अब स्थिति बड़ी विकट हो चुकी है। असम में करीब करीब इस समय जो पिछली जनगणना में 34-35% मुसलमानों की संख्या थी, और 30% के बाद किसी क्षेत्र में जब मुसलमान हो जाते हैं तो वहाँ हिंदुओं का रहना कठिन हो जाता है। ये एक देखी हुई, अनुभव की हुई बात है कि 30% के बाद हिंदू जो होते हैं वहाँ पे 2ym दर्जे के नागरिक हो ही जाते हैं। तो असम में वो कैसे, मतलब वो सत्ता परिवर्तन हो गया, असम के हिंदुओं की वो जीवनी शक्ति थी कि उन्होंने उस चीज को पलट लिया। आज की स्थिति जो है, अब हेमंत बिश्व शर्मा के सामने ये है कि अगर इस बार अभी जो है वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है उनके सामने, उनके पूरे असम के आगे अस्तित्व का संकट है। क्योंकि अब अगर असम नहीं जागा, अगर असम ने उस चीज को रिवर्स नहीं किया या उसका प्रतिकार नहीं किया, तो असम अब भारत का भी नहीं होगा आगे चल के। पिछले 10-15 साल में जो कि उन्होंने कहा कि भाई कि 40 तक तो बराबर हो जाएंगे, और जब बराबर हो जाएंगे तो फिर हिंदू कहाँ बचेंगे? फिर तो हिंदुओं को या तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भाईचारा तो तभी तक है जब तक मामला अभी बराबर का वो नहीं हुआ है, 30% का नहीं हुआ है। तो वहां तो भाईचारा वैसे भी एक मतलब उसका एक्सपायरी डेट बीत चुकी है। भाईचारे के तराने तभी तक गाए जाते हैं जब तक एक मजहब विशेष की संख्या जो है वो एक कुछ प्रतिशत से कम रहती है। तो जो डेमोग्राफी का जो विषय जो था, देखिए ये दोनों विषय लिंक्ड है। चाहे आज हम गृह मंत्रालय के उस नोटिफिकेशन की बात करें कि भाई देखिए ये डेमोग्राफी चेंज का ही परिणाम था ना, कि आज वहां से लोग निकाले जा रहे हैं, चाहे वह पाकिस्तान से भाग के आना पड़ रहा है या फिर बांग्लादेश से भाग के आना पड़ रहा है, ये सब डेमोग्राफी का ही परिणाम है। जो वहां का जो वर्तमान है, असम का भविष्य है, मतलब ज्यादा दूर का भविष्य नहीं है, 10-20 साल के आगे का भविष्य है। तो अच्छी बात यह कि असम की जनता ने उस चीज को देखा, उस हिसाब से सरकार को बदला और राजनीतिक परिवर्तन हुआ। आज स्थिति है कि भाई वहां की सरकार एक सक्रिय रूप से उस चीज को रोकना चाह रही है। अब जब वो रोकने का प्रयास कर रही है तो वही शक्तियां हाथ सामने खड़ी हुई हैं, और सबसे बड़ी बात देखिए कि छद्म रूप में खड़ी हुई है। कांग्रेस उस
घुसपैठिया बचाओ की जो यात्रा है अभी बिहार में तो निकाल पा रही है, खुल के घुसपैठियों के पक्ष में बोल पा रही है, लेकिन असम में वो खुल के घुसपैठियों के पक्ष में नहीं बोल रही है, क्योंकि अभी वहां पर उसका पूरा बैलेंस एक बना हुआ है, वहां पर एक अलग तरह की राजनीति है, वहां पर वो अपने छद्म को भेज रहे हैं, वहां वो सैयदा हामिद को भेजेंगे, वहां वो जमीयत उलेमा हिंद को भेजेंगे, ये दोनों बुढ़े चचा भतीजे जो हैं वो दिल्ली में पड़े रहते हैं, वो वहां पर अचानक, और ये हमेशा से जाना जाता है कि ये जो जमीयत उलेमा हिंद है ये कांग्रेस की बी टीम, उस समय से स्वतंत्रता के समय भी इनको कांग्रेस की बी टीम माना जाता था, तो आज वो आगे जाकर वहां पर कांग्रेस का उसी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं कि कैसे इस पूरे देश में पूरे चीजों क्षेत्रों को बांटा जाए, कैसे पाकिस्तान, कैसे इस्लामीकरण किया जाए, उसी काम के लिए कांग्रेस की तरफ से ये भेजे गए दोनों चचा भतीजे हैं जो इस तरीके की हरकतें वहां पर जाकर कर रहे हैं, दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं असम में। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है चंद्र प्रकाश जी कि बिहार में राहुल ने यात्रा निकाली, बिहार में बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, जबकि हम सब जानते हैं कि बिहार में कांग्रेस ना के बराबर है, ना 3 में है ना 13 में है, लेकिन बिहार के बहाने राहुल गांधी ने असम के लोगों को संदेश दिया। आप याद कीजिए राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली थी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, वो भी किस तरह से असम के उन रास्तों से गई थी, उन जगहों से गई थी, उन बस्तियों से गई थी जहां पर मुसलमान ज्यादा तादाद में रहते हैं, और उस वक्त भी वहां पर आग लगाने की कोशिश हुई थी। तो अब जब उनका इकोसिस्टम छद्म भेष में ये जमीयत उलेमा हिंद के असद मदनी अगर वहां पर गए हैं तो वहां पर शांति का प्रचार करने तो गए नहीं है, तो ये माना जाए कि बिहार चुनाव से पहले ही टूल किट कोई ना कोई बड़ा कांड असम में कर सकता है। देखिए उन्होंने जाते ही सबसे पहला जो बयान दिया था ना कि असम गाजा बन गया है, अब सोचिए गाजा बन गया मतलब जहां पे मिसाइलें गिर रही हैं, क्या वहां मिसाइलें गिर रही हैं? इससे पहले क्या हो रहा था हमको ये समझना पड़ेगा, बाकी देश में वहां के समाचार असम के उस तरीके से नहीं आते हैं जिस तरीके से हम बाकी क्षेत्रों के समाचार सुन पाते हैं। वहां पर जो गोचर भूमि, सरकारी भूमि, इसके गोचर भूमि मतलब गांव सभा की जो एक जमीन होती है जहां पर पशुओं के चरने का स्थान होता है, और धीरे धीरे उन सारे स्थानों पर कब्जे हो गए, वहां पर उनके मार्केट बन गए, बस्तियां बन गई, मॉल बन गए, और इसके अलावा बड़ी संख्या में वन भूमि जो जंगल की भूमि होती है उस पर कब्जा हुआ था, और उन कब्जों को हटाने के लिए उन्होंने नोटिस दिया असम सरकार ने, हेमंत बिश्व शर्मा सरकार ने, बिल्कुल सरकारी जो प्रक्रिया है, बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय गाइडलाइन है, जिसको ये लोग ये सबसे पहले जाके सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को उल्लंघन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के उस पूरी गाइडलाइन को फॉलो कर, उनको भी पता है किन शक्तियों से उनको लड़ना है, उनको भी पता है कि जिस दिन वो सफाई शुरू करेंगे तो सबसे पहली दीवार सुप्रीम कोर्ट की आके सामने खड़ी होगी। ये देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि समझना पड़ेगा कि भाई अगर वो किसी क्षेत्र में डेमोग्राफिक चेंज अगर इतना हो चुका है तो ये भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, ये सिर्फ डेमोग्राफी और राजनीतिक मनोरंजन और चुनाव कौन जीतेगा हारेगा का विषय नहीं है। इस देश का कोई अंधा व्यक्ति भी जानता है कि अगर कहीं पर जनसंख्या 30% से अधिक मुसलमानों की हो गई तो वहां भाईचारा का मतलब क्या होता है, वहां भाईचारा सिर्फ दिखाने का होता है, वहां पर धीरे धीरे और फिर उसके बाद वो नरसंहार में बदलता है, जैसा हम कश्मीर में देख चुके हैं, जैसा बंगाल में हम अभी प्रक्रिया के बीच में हैं। तो इन दोनों स्थितियों में असम में सौभाग्य से चूंकि भाजपा की सरकार थी तो भाजपा ने वहां पर इस तरीके के बदलाव शुरू किए। अब बदलाव का मतलब ये कि भाई वन भूमि के लिए आप वहां पर दोगे, वहां पर अब क्या बना रखा है इन्होंने, शॉपिंग मॉल बना रखे हैं, मैरिज हॉल बना रखे हैं। तो जब इन्होंने नोटिस दिया तो वो खुद तोड़ कर जा रहे थे, वो खुद ही तोड़ रहे थे, क्योंकि खर्चा अगर सरकार तोड़ती है, सरकारी बुलडोजर तोड़ता है तो आपको बिल भेजा जाता है कि भाई उसका बाजार दर से आप पैसे वापस करो। तो ये जितने भी थे घुसपैठिए तोड़ कर भाग रहे थे, अपनी ही प्रॉपर्टीज हटाकर, क्लियर करके, अपना जो कीमती सामान ले वहां से खुद हट रहे थे, क्योंकि उनको मालूम है कि वो कौन है, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन तब तक ये कांग्रेस दिल्ली में बैठी हुई पूरी कांग्रेसी तंत्र घबरा जाता है कि भाई हमारा वोटर तो भाग जाएगा तो हम चुनाव कैसे जीतेंगे। तो ये पहुंचते हैं, सबसे पहले वो एक इंटेलेक्चुअल बेस देने के लिए पहुंचते हैं कि अरे बांग्लादेशी है तो क्या हुआ, जो सैयदा हामिद ने कहा था कि भाई बांग्लादेशी है तो क्या हुआ, अल्लाह की जमीन है, अल्लाह की जमीन पे तो भाई मुसलमान का की जमीन है, तो मुसलमान तो हर जगह रहेगा। एक तो खैर उससे वो टोन सेट किया उस महिला ने, फिर अल्लाह वाले पहुंच गया असली, जो अल्लाह के टोपी वाले, जो अपने छोटा पजामा और जो टोपी पहने हुए। तो अब ये जब पहुंच रहे हैं तो ये जाकर भड़का रहे हैं, ये बेसिकली वहां पर एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि शांति से चुपचाप अगर वो जा रहे हैं तो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जब अगर वहां दंगे भड़केंगे तब तो सुप्रीम कोर्ट को आप जब फिर जाओगे सुप्रीम कोर्ट में आप PIL करोगे कि भाई दंगे भड़क गया, और इस देश में देखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हर तरह की दबाव की राजनीति के आगे तुरंत सरेंडर कर देता है। सब सुप्रीम कोर्ट ही क्यों, इस देश का सारा तंत्र, सरकार, ये सब लोग सरेंडर कर देते हैं। तो इसलिए वहां पर किसी तरीके से असम में दंगे भड़काओ, ये पूरी कोशिश है।
लेकिन आप ये देखो ना कि अगर दंगे भड़काओ की कोशिशें, तो इसीलिए शायद वहां के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा को ये तक कहना पड़ा था कि अगर ऐसे ही नौबत आएगी तो शूट एट साइट के ऑर्डर भी दे दूंगा, जिसको लेकर बड़ा हो हल्ला हुआ था। उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया था कि 18 साल से ऊपर की उम्र के किसी भी शख्स का आधार कार्ड नहीं बनेगा, क्योंकि आधार कार्ड में कितनी धांधलियां हो रही है, वो सब वहां पर नमूने देखने को मिल रहे हैं। देखिए, असम में एक अद्भुत उदाहरण है सरकार की, मतलब एक कहते हैं कि जो अगर एक अच्छी सरकार आप चुनते हैं तो उसको, अब ठीक है, अगर हम ही मतलब एक किसी चीज को, मतलब हिंदू समाज के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि कुछ चीजों में हम भूल जाते हैं लोग समय के साथ साथ कि भाई क्या हुआ था हमारे साथ या क्या हो रहा था। इन्होंने कई चीजें की, सिर्फ यही नहीं किया। देखिए, एक सबसे बड़ा इन्होंने आधार वाला आपने बताया, इसके कि 18 साल से कम के अधिक, भाई इस देश में किसी राज्य में ऐसा नहीं होता कि 18 साल के तक आपने आधार बनवाया ही नहीं, आप अचानक एक दिन 36 साल की उम्र पहुंच जाते हो आधार दफ्तर में कि मैं जीवन में पहली बार आधार बनवाने जा रहा हूँ। बच्चा पैदा होता है 2 साल 4 साल 5 साल, हद से 10 साल से पहले आप आधार बनवा ही लेते हो। तो आधार के लिए उन्होंने रोका, जो कि एक तरह से उनकी जड़ ही काट दी, क्योंकि वहीं से आधार का, यही चीज बंगाल में होनी चाहिए लेकिन वहां नहीं हो रही है। इसके अलावा उन्होंने एक काम किया, क्योंकि जिन जिलों में, जो करीब 12-14 जिले हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, तो वहां पर हिंदुओं पर हमले हो रहे थे, उनकी धार्मिक अधिकार उनके खत्म कर दिए गए थे, मंदिरों पर हमले हो रहे थे, उनकी जमीनें हड़पी जा रही थी और बहुत बुरी स्थिति थी। गांव गांव में, दूर दराज के गांव में बहुत बुरी हालत थी। तो वहां पर पुलिस की सुरक्षा, आप कहां तक पुलिस को पहुंचाओगे? एक एक गांव में आप थाने या चौकी तो बिठा नहीं दोगे, पुलिस भी कितना देखेगी? 24 घंटा पुलिस का तंत्र की एक सीमा होती है। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया कि भाई वहां पर हथियार के लाइसेंस देने का आदेश दिया कि जो भाई वहां के हिंदू हैं वो खुद, या जो भी है हिंदू हो चाहे किसी भी समुदाय के हो, एक एग्रेसर है और एक कोई विक्टिम है, तो जो अगर विक्टिम के पास हथियार होना चाहिए, अगर पुलिस सुरक्षा नहीं दे रही है तो एक कम से कम आर्म्स एक्ट के तहत सरकार से मिला एक हथियार होना चाहिए, तो उनको हथियार दिए इन्होंने। इसके अलावा जो सबसे बड़ा काम किया इन्होंने, हेमंत बिश्व शर्मा ने, कि भाई जमीन वहां पर, अब क्या हो रहा है कि भाई अगर हिंदुओं की जनसंख्या 12-14% रह गई है, तो हिंदू जो है औने पौने दांवों पर बेचकर जमीन अपनी वहां से जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब आगे चल के भविष्य यहाँ है नहीं हमारा, ये बांग्लादेश बन चुका है। वैसे भी अगर मान लीजिए कि अब एक, मतलब एक मेरा मित्र का बता रहा था कि वहां पर उनका एक बारपेटा में कुछ व्यापार है, और वहां पर वो सामने मांस फेंकते हैं, हड्डी फेंकते हैं, जबकि वो मतलब वो जैन परिवार है। तो अब वो वहां पर उस तरीके से वो, मतलब मुझसे मतलब उनकी पहचान मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन रह नहीं सकते वहां पर। वो जो दूसरे हाँ, समुदाय के लोग इस तरह के हालात पैदा करते हैं, ये उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। इसी तरीके से वो जगह खाली करवाते हैं, तो यही हाँ, सब कुछ वहां, इसीलिए वो परिवार वहां नहीं रह पा रहा है। वो उस परिवार के सामने संकट क्या है कि भाई उनको किसी भी दाम पर बेच के, तो अब ये एक आदेश आ गया कि भाई अगर आपको किसी भी एक धर्म से दूसरे धर्म में अगर आप जमीन बेच रहे हो तो रजिस्ट्री ऐसे नहीं होगी, आपको पहले सरकार से एनओसी लेना होगा। तो अब वो मामला अटकेगा और वो कहीं ना कहीं चीजें जो है उससे उस पूरी प्रक्रिया पर थोड़ा लगाम। तो इसमें हेमंत बिश्व शर्मा की प्रशंसा करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश को समझना पड़ेगा कि आपके एक बॉर्डर स्टेट पे, जिसको हम आज नॉर्थ ईस्ट, जिसको नरेंद्र मोदी कहते थे कि भारत का ईशान कोड है, वो ईशान कोड एक तरह से युद्ध रथ है, और आज से युद्ध रथ नहीं है, बहुत लंबे समय से युद्ध रथ है। वहां पर धीरे धीरे एक जनसंख्या का परिवर्तन कराया गया और वहां पर धीरे धीरे चीजों को बदलाव कराया गया। आज वहां पर भारतीयों को समझना चाहिए और सबसे बड़ी बात है खड़ा होना चाहिए अपने उस मुख्यमंत्री के साथ जिन्होंने, जो इस संघर्ष को कर रहे हैं। पर एक चीज यहाँ ये भी गौर करने वाली है चंद्र प्रकाश जी, कि नॉर्थ ईस्ट में पहले मणिपुर को भड़काने की पुरजोर कोशिश हुई, उसके बाद आप देखिए ये असम का नंबर आ गया है। और शायद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उनका वोट बैंक है, अगर वो वोट बैंक 10 से मस हो गया तो फिर तो उनका इस बार के विधानसभा चुनाव में भी आना मुश्किल है। इसीलिए सारी मशक्कत हो रही है कि टूल किट भेजे जा रहे हैं, सोरोस गैंग के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, लुटियन गैंग वहां पहुंच रहा है, खान मार्केट गैंग वहां पहुंच रहा है, कि ये इनके इन प्रकार कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को बचाया जाए जो डेमोग्राफिक चेंज के लिए यहाँ आया और जो खासतौर पर घुसपैठी है, रोहिंग्या है। देखिए, मणिपुर की स्थितियां अलग हैं। मणिपुर में फिर भी एक चीजें जो है वो, हम इसको जो कहते हैं कि जनजातियां जो हैं, ठीक है, उनका धर्मांतरण समय के साथ साथ हुआ है और आज उनको, कारण तो वही है, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी एक उसका एक अलग संदर्भ है। और उसको भी भड़काने के पीछे वही पर्दे के पीछे की शक्तियां थी, उसी तरीके की जिस तरीके से तमाशा भाई मणिपुर में हिंसा कोई आज की तो थी नहीं, कांग्रेस के समय में भी वहां पे लंबे लंबे ब्लॉकेट लगा करते थे, आज कांग्रेस उस पर राजनीति करने लग गई है, तो ठीक है। लेकिन असम एक बड़ा टिपिकल स्टेट है। देखिए, अभी हमारे कल जो जमानत जब रद्द हुई उमर खालिद और शर्जील इमाम की दिल्ली हाई कोर्ट से,
तो बड़ा एक सियापा मचा पूरे दिल्ली के अखबारों में। देखिए कि बेचारे 5 साल से जेल में बंद है। शर्जील इमाम की कोई बाइट अगर वो याद कर ले कि उस व्यक्ति का बयान क्या था, वो असम के ही संदर्भ में, वो खड़ा होकर जिस चिकन नेक की बात कर रहा है वो असम की बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि वहां पर हम इतना मलबा डालेंगे, इतना मलबा डालेंगे कि असम जब एक बार टूटेगा भारत से, चिकन नेक टूटेगा, तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा भारत से टूट जाएगा। तो इस तरह का मंसूबा है। उसने बोला, खुलकर बोला, और बाकी भी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि वो इकलौता व्यक्ति है। वहां के स्थानीय स्तर पे असम की जो राजनीति है वो उसी को बांटने के स्तर के लिए थी। नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो लोगों ने कहा कि यार ये, उन्होंने सबसे पहले क्या कि नॉर्थ ईस्ट में सारे एक मंत्रियों का हर सप्ताह में एक मंत्री जाएगा जो नॉर्थ ईस्ट पर विशेष ध्यान दिया। वहाँ एयरपोर्ट बनाए, हाईवेज बनाए, वहां की कनेक्टिविटी ठीक की। लोग समझ रहे थे कि केवल विकास है, वो विकास नहीं था। देखिए विकास तो सरकारों के पास पैसा है, जाकर विकास कहीं भी कर सकती हैं, लेकिन वो विकास के अलावा वो नेशनल इंटीग्रेशन भी था कि इतने लंबे समय से एक राज्य को, एक पूरे क्षेत्र को जो भारत के, आपने एक तो अनाप शनाप बंटवारा हुआ जिसमें एक ऐसा मैप बनाया गया, बांग्लादेश बनाया गया कि जिसमें एक छोटा सा पतला सा कॉरिडोर है जिसको चिकन स्नेक कह के आप हमारे गर्दन पे तलवार लगा रहे हो वहां पर। और फिर उसके बाद उस चीज को आप पूरी तरह से देश के मनोवैज्ञानिक रूप से उसको काटने का प्रयास हुआ लंबे समय तक। तो इस चीज को नरेंद्र मोदी ने अंडू कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि हेमंत बिश्व शर्मा ने जिस तरीके से लगातार उनके, अब कांग्रेस के लिए यही तिलमिलाहट है। कांग्रेस समझ नहीं पा रही है कि भाई इतनी मेहनत से उन्होंने जो खेती की वो आज उस पर पूरा ये आग लगाकर चला गया ये आदमी। और इसे तो मास्टर स्ट्रोक ही कहा जाएगा। सीए को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया है शान है, क्योंकि ये तो सीधा सीधा ना रोहिंग्याओं को भगाओ, कम से कम जो पीड़ित हिंदू है उनको तो देश में लाओ। उनके लिए तो यही देश है ना। बाकी जो रोहिंग्या है, जो बांग्लादेशी घुसपैठे, उनके लिए तो 57 देश है, वहां तो कोई नहीं जाता, उनको भी यही आना है। और फिर यहीं के मुसलमान कहते हैं यहाँ के मुसलमानों को डर लगता है भी, उनको यहीं आना है, उनको हर उस सुरक्षित देश में जाना है, यूरोप में जाना है या भारत में आना है। और चूंकि सैयदा हामिद ने कहा ही है कि भाई धरती तो अल्लाह ने बनाई है, तो फिर अल्लाह ने बनाई तो अल्लाह के बंदे तो कहीं भी रह सकते हैं। बस वहां पर कोई जो ये हैवान है, जो उन्होंने भी अपनी ही बयान में बोला कि हैवानों के लिए थोड़ी बनाई है। तो जब कोई एक इस तरीके का कट्टरपंथी कहता है कि धरती इंसानों के लिए, तो इंसान का मतलब उसमें तो बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि भैया इंसान का मतलब सिर्फ उनका एक मजहब विशेष है, बाकी लोग तो जो काफिर हैं वो हैवान ही है, तो उनके लिए तो वैसे भी नहीं बनी है। लेकिन देखिए इसमें एक चीज कांग्रेस का, अगर हम मतलब कांग्रेस ये, अगर हम इस सीए के नागरिकता कानून के संदर्भ में एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि कांग्रेस का पूरा तंत्र किस तरीके से काम कर रहा है नागरिकता कानून को के बाद उसके पूरे प्रभावों को रोकने के लिए। तो अब जब इन्होंने अपने मदनियों को भेजा वहां पर, तो मदनी साहब ने एक, जो बड़े मदनी है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ये हेमंत बिश्व, देखिए एक जो होता है ना कि 1 to 1 मतलब किसी को मार्क करना, एक मुख्यमंत्री जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनकर आता है, उसको वहां की जनता चुनती है और उसके बाद वहां पर वो काम करता है। कल को आज है वो और कल वो नहीं भी हो सकता, चुनाव के बाद कोई नहीं जानता, कोई नई सत्ता आएगी तो नई सत्ता आएगी। लेकिन एक 1 to 1 मार्किंग कैसे होती है कि उनके लिए जो कहा, वो आकर यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं मदनी साहब कि ये आदमी ही असली बदमाश है, जब ये कांग्रेस में था तभी हमने इसको पहचान लिया था, हेमंत बिश्व शर्मा को, और जब ये कांग्रेस में था तभी हमने इसको पहचान लिया था और हमने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी कि इसको टिकट मत देना, लेकिन उस वक्त कांग्रेस से गलती हो गई, इसको टिकट दे दिया, आज ये देखो हमारे लिए सरदर्द हो गया। तो मतलब किस स्तर पर कब से एक व्यक्ति को ये घेर रहे थे, कितनी लंबी तैयारी थी। ये नागरिकता कानून आज आया है कि हमको समस्या दिखने लग गई है, ये समस्या हमारे लिए थी, लेकिन उनका षड्यंत्र तो पिछले लंबे समय से चल रहा था और वो कर रहे थे अपना काम। और सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर टिकट दे और कटवा रहे थे। मतलब एक मौलवी की इतनी ताकत है कि वो तय कर रहा है कि एक सीमावर्ती क्षेत्र में किसको तुम टिकट दो और किसको ना दो। ये देश के लिए सोचने वाली बात है। बिल्कुल, आप सोचिए कांग्रेस में टिकट बंटवारा कैसे होता था। मतलब जमीयत उलेमा हिंद के कि कितनी चलती है कांग्रेस के अंदर, कि वो टिकट कटवा सकते थे किसी का और किसी के लिए कह सकते थे कि किसे टिकट दिया जाए। तो यही दर्शाता है सर कि किस तरह से ये लोग मिलकर काम करते हैं। और सीएए के खिलाफ किस तरह का रायता इस पूरी जमात ने फैलाया था, शाहीन बाग को कोई कैसे भूल सकता है। एनआरसी को लेकर कितना रायता फैला था कि पता नहीं किस किस की नागरिकता चली जाएगी। बताए ना, गिनाए ना ये मदनी जूनियर और सीनियर कि किस किस मुस्लिम की नागरिकता चली गई सीए के आने से, बताएं वो पूरी दुनिया को। लेकिन ये है कि यहाँ पर भी वो असम में रायता फैलाने के लिए गए हैं। जब कांग्रेस के नेताओं से नहीं बन पा रहा है तो फिर अपने प्रॉक्सियों को वहां भेज रहे हैं। लेकिन हिमंता बिस्व शर्मा को, अमित शाह को एक
पैनी नजर असम पर रखने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग जहां जहां जाते हैं वहां वहां क्या क्या खेल होते हैं ये सब जानते हैं। लेकिन चलिए अभी देखते हैं सीए में जो बदलाव किया गया है नोटिफिकेशन के जरिए, उसको लेकर किस तरह का रोना रोया जाता है। आपने समय निकाला इस विषय पर, बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी चंद्र प्रकाश जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।